अहबाब की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला ये कि क्या इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी खुल गई है और एम्बेसी ने वीज़ा एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दी हैं। दूसरा ये कि जो लोग स्वीडन की नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और हुकूमत उस प्रोसेस को स्लो करना चाहती है, और इस हवाले से माइग्रेशन के वजीर का क्या कहना है और कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, इन दोनों टॉपिक्स पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इन व्लॉग्स को ना सिर्फ दिलचस्पी से देखते हैं बल्कि अपनी राय देते हैं और दोस्त अहबाब से भी शेयर करते हैं। और जिन अहबाब ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं जनाब पहले टॉपिक की जानब। कल काफ़ी लोगों ने मैसेजेस भेजे और उसकी वजह ये थी कि जब वो वहाँ पे जो कोरियर सर्विस है जो स्वीडिश एम्बेसी के लिए अपने पासपोर्ट्स और एप्लीकेशन को भिजवाती है, VFS ग्लोबल, उनकी वेबसाइट पे जाके वो चेक कर रहे थे तो उससे ये महसूस हो रहा था कि शायद स्वीडिश एम्बेसी खुल गई है और स्वीडिश एम्बेसी ने वीज़ा एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दी हैं। और काफ़ी अहबाब ने जो वो स्क्रीनशॉट्स भी भिजवाए जो वो कोशिश कर रहे थे VFS ग्लोबल की वेबसाइट से जाके वहाँ पे स्वीडिश एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट लेना। और इसके बाद फिर कई लोगों ने राब्ता किया और हमने भी इसे चेक किया। और जब ये सूरत हाल ज़्यादा बढ़ी तो फिर VFS ग्लोबल ने जो है वो स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद की जानब से ये मैसेज जो है वो उस पर लगा दिया कि ये जो VFS ग्लोबल की सर्विस है ये दोबारा बहाल हुई है, क्योंकि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में जो वो लॉन्ग मार्च था उसकी वजह से कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई थी। तो ये दोबारा जो री ओपनिंग है वो VFS ग्लोबल की जो सर्विस है उसके हवाले से है, स्वीडिश एम्बेसी के हवाले से नहीं है। और स्वीडिश एम्बेसी की पोजीशन वही है जो पहले थी, यानी वीज़ा सर्विस जो है वो अभी तक बहाल नहीं हुई। और चूंकि हर व्लॉग में आप लोगों के यही सवाल आते हैं कि कब खुलेगी या क्या न्यू ईयर से पहले खुल जाएगी, तो इसका जवाब यह है कि अभी तक इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है, कोई हम उम्मीद नहीं लगाना चाहते और कोई हम ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे ये अंदिया मिले कि एम्बेसी मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्द खुलने वाली है, खुल जाएगी। जब पाकिस्तानी हुकाम से बात होती है तो ये तासर मिलता है कि जो है स्वीडिश एम्बेसी जो है वो जल्द ही वीज़ा एप्लीकेशंस लेना शुरू कर देगी। और गुज़श्ता दिनों यहाँ स्टॉकहोम से एक पाकिस्तानी दोस्तों का वफद भी इस्लामाबाद गया जिन्होंने वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब से मुलाकात की, और उसमें भी उन्होंने ये जो है वो मुतालबा उनके सामने रखा कि जो पाकिस्तानी स्वीडन में रहते हैं या उनके जो अजीज़ पाकिस्तान से जाना चाहते हैं उनके लिए वीज़े की बहुत मुश्किलात हैं। तो वहाँ पे भी ये बात हुई कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब स्वीडिश हुकाम से पूछा जाता है तो वो इसके हवाले से कोई जवाब नहीं देते, वो ना हाँ ना ना, वो कुछ नहीं इस हवाले से कहते। बहरहाल जो स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद है उसकी पोजीशन वैसी है जैसी कि पहले थी, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। और ये जो री ओपनिंग थी वो VFS ग्लोबल की सर्विसेज थी, क्योंकि वो बाकी एम्बेसीज के लिए जो है वो काम करते हैं, वो सिर्फ स्वीडिश एम्बेसी के लिए काम नहीं करते। अब आते हैं दूसरे टॉपिक्स की जानब। आपने गुज़श्ता दिनों चंद मेरे व्लॉग्स जो है वो मुलाहिज़ा किए थे जिसमें स्वीडन की जो नायब वज़ीर-ए-आज़म एबा बुश और स्वीडन की जो एक बड़ी जमात SD हुकूमती इत्तेहाद में, उन्होंने कहा था कि जब तक नए कवानीन सिटीजनशिप के नहीं बनते तब तक मौजूदा जो एप्लीकेशन है तकरीबन 80,000 के करीब दरख्वास्तें इस वक्त माइग्रेशन बोर्ड के पास पड़ी हैं जिन लोगों ने स्वीडन की नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो उनका कहना था कि उनको भी नए कानून के तहत ये लेना चाहिए और तब तक इसको स्लो कर दें। इस पे अब जो वजीर हैं माइग्रेशन के यॉन फर्शल, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत सोच रही है कि वो किस तरह से इस प्रोसेस को जो है वो स्लो कर दे ताकि जो नया कानून अगले साल बनना है वो भी उनके मुताबिक आ जाए। तो नए कानून में आपको याद होगा कि उसमें एक तो वो 5 से 8 साल की मुद्दत कर रहे हैं और दूसरा ये है कि उसमें स्वीडिश ज़बान का और स्वीडन की हवाले से सकाफत का टेस्ट जो है वो लाजमी करना चाहते हैं। हुकूमत ने जो कमेटी बनाई हुई है वो कमेटी 15 जनवरी को अगले महीने यानी 2025 से 15 जनवरी को अपनी सिफारिशात देगी। उन सिफारिशात में वो सारी चीज़ सामने आ जाएगी कि क्या चाहते हैं।
لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس کو ہم سلو ڈاؤن کیا جائے تو وہ یہ کر سکتی ہے کہ مائیگریشن بورڈ کو ہدایات دے سکتی ہے کہ وہ زیادہ چیکنگ شروع کر دیں، وہ ان درخواستوں پہ زیادہ وقت لگائیں۔ لیکن اس حوالے سے جو اوریبرو یونیورسٹی میں شعبہ قانون کے جو پروفیسر ہیں یوکم، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ایسا نہیں کر سکتی اور کوئی بھی وزیر جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا، یعنی مائیگریشن کے جو وزیر ہیں یون فوشل، وہ بھی مائیگریشن بورڈ کے پروسیس میں مداخلت نہیں کر سکتے اور نہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسے کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ یہ آئین کے منافی ہے اور سویڈن کے آئین کے تحت وزیر جو ہوتے ہیں وہ اتھارٹیز کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سویڈن کی نائب وزیر اعظم ایوا بش نے جو ہے وہ ایسا کہا تھا تو ان کے خلاف گرین پارٹی کے ایک پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے اپلیکیشن آلریڈی دے رکھی ہے آئینی کمیٹی کو پارلیمنٹ کی کہ وہ نائب وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں۔ تو جو قانون کے پروفیسر ہیں یہاں پہ اوریبرو یونیورسٹی میں، انہوں نے تو سویڈن کے آئین کی یہی وضاحت کی ہے کہ کسی وزیر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مائیگریشن بورڈ کو کہے یا اتھارٹی میں مداخلت کرے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ممکنہ طور پہ مائیگریشن بورڈ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ درخواستوں کی جانچ پڑتال اس انداز سے کرے کہ وہ زیادہ وقت طلب ہوں۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں میں ان ولاگز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور امید ہے کہ یہ ولاگ بھی آپ لوگوں کی معلومات کے لیے جو ہے وہ اہم ہوگا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، اور پسند آنے پہ ان ولاگز کو جو ہے وہ لائک کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں گزارش کی کہ اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی ان معلومات سے جو ہے وہ آگاہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔